ये लेऊ सरकार है, ये लेती ज़्यादा है और देती बहुत कम है। हरियाणा में सर लोग कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं इनफैक्ट कि कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस एक विकल्प के तौर पे लोगों को नज़र आ रही है। बीजेपी से लोग नाराज़ भी हैं, ये जग जाहिर सी बात है, और मेरा अपना भी आकलन है ये। लेकिन नेतृत्व को लेकर बार बार बातें होती है। हो सकता है आपका जवाब यही रहे कि ये पार्टी हाईकमान देखेगी, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस आने चाहिए कांग्रेस में? जो प्रदेश की जो कांग्रेस है, हरियाणा की खास करके जो कांग्रेस है, कुछ नए फैसले कुछ होने चाहिए, कुछ तरीके बदलाव लाए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है सर? क्योंकि यूपी की हमने बात की और कांग्रेस की बात भी की। जितिन प्रसाद छोड़ के कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, उनके फादर साहब भी बड़े वेटरन लीडर रहे हैं कांग्रेस में। कितना नुकसान देखते हैं कांग्रेस में? देखिए, इस बारे में मेरे कुछ विचार हैं। इसको डॉक्टर साहब का बयान आया था सर वैक्सीनेशन को लेकर, पिछले दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी। उन्होंने कहा धीरे धीरे इंजेक्शन लगाएं, केजरीवाल को सलाह दी थी उन्होंने। आप इसमें ये जो बयान है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 हर रोज़ लगाएं ताकि 2 लाख अगर टीके आए हुए हैं प्रदेश में तो 4 दिन चलें ताकि ये शोर ना मचे, टीके खत्म हो जाएं। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदार है। कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा है कि कोरोना और किसान आंदोलन की जो स्थितियाँ हैं ये लंबित खिंचें, ताकि जो मुद्दे हैं, किसान पे जो मार पड़ रही है, बेरोजगारी पे की मार जवान पे पड़ रही है, नौजवान पे पड़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, गरीब आदमी, जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग, उनका बजट, घर का बजट बिगड़ चुका है। आज ये जो ठोस मुद्दे हैं, महंगाई की मार है, इन मुद्दों पे ताकि चर्चा ही ना हो। जब से सरकार, पिछले साल भी ये मुद्दा था ट्यूबवेल का, तब भी ये आश्वासन आया था कि भाई हम कर जारी करेंगे, हमने ठेका छोड़ दिया, तब तक जारी। अब वो कंडीशन और लगा दिया आपने साल। तो ये जो ट्यूबवेल्स हैं सरकार को, किसान को देने चाहिए। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं हरियाणा से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर्वेश जी, आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, तेल के रेट बहुत बढ़ गए हैं, बड़ा दुर्भाग्य है, और उसकी सबसे ज़्यादा मार गरीब आदमी पे, आम आदमी पे, किसान पे, मजदूर पे इसकी मार पड़ी है। जिस तरीके से तेलों के और तेल के की जो वृद्धि है, अगर उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के भी अनुपात में देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़े। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी सरकार की जो अर्थशास्त्र की जो नीतियां हैं वो उतनी सफल नहीं रही जितनी बाकी दुनिया के सारे देशों में इस समय जो तेल की कीमतें कम की गई हैं राहत देने के लिए, कोरोना के समय, महामारी के समय, यहाँ सबसे ज़्यादा है। लोग वो पुरानी फ़ोटो निकाल के लेके आ रहे हैं जिस वक्त बीजेपी के नेता बड़ी मांग करते थे। जब कांग्रेस के वक्त में थोड़ा सा रेट बढ़ जाया करता था तो वो प्रदर्शन करते थे, बातें करते थे। और में तो अब दुगना ही हो गया। 2014 से आप देखो अगर पेट्रोल डीजल तो लगभग 1.5-2 गुना हो गया। और मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कल आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, और आज आपने देखा होगा जेपी दलाल और ओम प्रकाश धनखड़ जी के बयान आए हुए हैं कि भाई बड़ी सौगात दे दी किसान को, 3% बढ़ा दिया गया पिछले साल से, और 3.9% बढ़ा दिया गया। धान 3.9%, अलग अलग फसलों का अलग अलग 3.9% तो बढ़ाया आपने, मगर पिछले 1 साल से डीजल की कीमत तो 40% बढ़ गई। तो जो भी किसान है, मैंने जैसे कहा हर वर्ग पे असर है, गृहिणी से लेकर रसोई गैस जो इस्तेमाल करती है और किसान तक। अगर वो डीजल लेगा, जो अपना पंप सेट चलाएगा, तो उसकी खपत तो बढ़ेगी, खर्चा तो बढ़ेगा। वो तो 40% बढ़ने लग रहा है। कीमत आप 3.9% पे कह रहे हो, बड़ी सौगात दे दी। तो जनता से सरकार ये लेऊ सरकार है, ये लेती ज़्यादा है और देती बहुत कम है। खासतौर पर हमारे प्रदेश में और देश में इनकी अर्थव्यवस्था की जो अर्थशास्त्र की जो नीतियाँ हैं इस सरकार की, वो लेऊ नीतियाँ हैं। इस लेऊ सरकार बीजेपी को, जैसे आप लोग कहते हैं, तो बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, चुनाव अगले साल होना है और मारामारी हो रही है, गर्मा गर्मी हो रही है। क्या देखते हैं? कोई दो राय नहीं है कि जिन 3 प्रदेशों में हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े कोरोना में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, भारत सरकार ने भी इसको, ये एक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भी एक चिंता का जो विषय बना है, वो इसीलिए बना है कि 3 प्रदेशों में कोरोना की स्थिति ना सिर्फ बहुत बिगड़ी, मगर इन 3 में से भी 2 प्रदेश जो बीजेपी के हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा इसलिए भी बिगड़ी क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे
और जो सरकारें थी उन्होंने उस बात को संज्ञान लेने से ही मना कर दिया कि कोई किसी चीज़ की शॉर्टेज है। आपने भी देखा होगा, खट्टर साहब बारी बारी बयान देते थे, विज साहब देते थे कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना बेड की कमी है, और केवल ये शोर वैसे ही मचा रहे हैं। और यहाँ तक भी कह दिया गया था कि शोर मचाने से तो कोई जीवित भी नहीं होता, शोर वैसे ही मचा। तो कहीं ना कहीं अपने आँखों पे पर्दा डालने की बात हो सकती है, मगर सच्चाई ये है कि कमियां भी थी, अव्यवस्था चरम पे थी, बहुत परेशानी हुई हर परिवार को, सारे मरीजों को, और सरकार ने असंवेदनशीलता से उसको नकारने का काम किया। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि यूपी की हमने बात की और कांग्रेस की बात भी की, जितिन प्रसाद छोड़ के कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, उनके फादर साहब भी बड़े वेटरन लीडर रहे हैं कांग्रेस में, कितना नुकसान देखते हैं कांग्रेस में? देखिए, इस बारे में मेरे कुछ विचार हैं, लेकिन मैं उन विचारों को कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही रखना सही मानूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्वयं सदस्य हूं, जो हमारे शीर्ष कमेटी है हमारी पार्टी की, तो वहीं पे मैं अपने विचार रखूंगा। हरियाणा में सर लोग कह रहे हैं कि लोग देख रहे हैं इनफैक्ट कि कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस एक विकल्प के तौर पे लोगों को नज़र आ रही है। बीजेपी से लोग नाराज़ भी हैं, जग जाहिर सी बात है, और मेरा अपना भी आकलन है ये। लेकिन नेतृत्व को लेकर बार बार बातें होती है, हो सकता है आपका जवाब यही रहे कि ये पार्टी हाईकमान देखेगी, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस आने चाहिए कांग्रेस में? जो प्रदेश की जो कांग्रेस है, हरियाणा की खास करके जो कांग्रेस है, कुछ नए फैसले कुछ होने चाहिए, कुछ तरीके बदलाव लाए जाने चाहिए। इस विषय पे भी मैंने कोई कुछ विचार मन में कोई बातें हैं, कई विचार हैं, मगर मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही उन विचारों को रखना चाहूँगा। बिल्कुल सर, दूसरी बात ये सर, किसान आंदोलन काफ़ी लंबा हो गया, अगर हम बातचीत करें और उनका जिक्र ना करें वो भी नहीं होगा। पिछले दिनों मुकदमे भी दर्ज हुए, फिर वो प्रदर्शन फिर से हुए, वो खारिज हुए। आप कैसे देखते हैं सर, बहुत लंबा हो गया, इसका अंत किस तरह से नज़र आता है आपको? ये कब खत्म होगा या किस सूरत में खत्म हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि जो है ये किसान आंदोलन समाप्त हो, और सरकार कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा है कि कोरोना और किसान आंदोलन की जो स्थितियां हैं ये लंबित खिंचें, ताकि जो मुद्दे हैं, किसान पे जो मार पड़ रही है, बेरोजगारी पे की मार जवान पे पड़ रही है, नौजवान पे पड़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, गरीब आदमी, जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग, उनका घर का बजट बिगड़ चुका है। आज ये जो ठोस मुद्दे हैं, महंगाई की मार है, इन मुद्दों पे ताकि चर्चा ही ना हो और कोरोना और किसान के ही जो है विषय बने रहे लंबे समय तक, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा मुझे नज़र आ रही है। नहीं तो किसान आंदोलन तो अभी पीछे लिख दिया सारे इसे किसान मोर्चा ने कि आप बातचीत के लिए बुलाएं। कल कृषि मंत्री का एक मैं बयान देख रहा था, तोमर साहब ने कहा कि सरकार अगर किसान चाहेंगे तो बातचीत के लिए तैयार। तो क्या ऐसा लगता है कि किसानों की भीड़ दोबारा से जमा होनी शुरू हो गई तो सरकार ऐसा सोच रही है? देखिए, किसान मोर्चा ने एक चिट्ठी लिखी लगभग 15 दिन पहले, हो सकता है और भी 3 हफ्ते पहले लिखी हो। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार बुलाए बातचीत के लिए, हम चाहते हैं बातचीत हो। सरकार ने मेरे को जवाब ही नहीं दिया। सरकार का लगभग ये जवाब रहा है इस दौरान, और ये कई बार बात हुई है, अभी तो ये लेटेस्ट चिट्ठी की बता रहा हूँ, मगर मैंने कई बार देखा है पिछले 2-3 महीने में किसान मोर्चे की तरफ से जब भी आया कि भाई बातचीत करो हमसे, सरकार ने कहा पहले आप शर्तें मान लो हमारी, फिर आ जाओ बातचीत के लिए। तो बातचीत का क्या अर्थ है? बातचीत का तो अर्थ ये है कि भाई आप खुले मन से बातचीत करेंगे तभी बातचीत होगी। और किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? सरकार को जिम्मेदार। आज के दिन जिम्मेदार आदमी कौन है देश में? सरकार। और जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको तो लचीला अपना रवैया अपनाना पड़ता है। ऐसी निर्दयी सरकार हमने नहीं देखी। 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, कई सौ किसानों की वहाँ पे इन धरनों स्थलों से शव वापस आ चुके अपने घरों में। कोरोना की महामारी देश के अंदर इतनी व्यापक आ गई, हाहाकार मच गई, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी, मगर ये सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार अपनी जिद पे है कि भाई ये कानून लागू करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि इन कानूनों को लागू करने के पीछे इतनी बड़ी जिद क्या है सरकार की, जब जिस वर्ग के लिए आप कानून लागू करें, किसान के लिए, वो ही नहीं चाह रहा। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
इसमें मैं सभी वर्गों से कहना चाहता हूँ। अब जो व्यापारी वर्ग है, अगर बाई चांस सरकार कोई ऐसा कानून लाती है कि देश का सारा व्यापारी कहे कि नहीं चाहिए, तो सुननी चाहिए कि अगर सरकार कोई कानून लाती है कि देश के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए और सारे प्रोफेसर कहे नहीं चाहिए, सुननी चाहिए। तो आप कि इस सिरे से जो किसानों को नकार रहे हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और एक निर्दयी और असंवेदनशील चेहरा सरकार का दिखाता है। एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें कहा गया कि हिसार से रोहतक का एक सीधी जो रेल लाइन है वो 80% काम पूरा हो गया, उसके बाद में यहाँ पर फास्ट ट्रेन भी आ पाएंगी। देखिए, ये बहुत प्रयास के बाद 2012 में इस रेल लाइन को, जब मैं सांसद था उस समय इस रेल लाइन को मंजूरी दिलवाई गई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। जो मेरी सोच थी, NH10 का जो ये कॉरिडोर है इसको एक विश्व स्तरीय विकसित कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाए। बहादुरगढ़ से, हरियाणा में जैसे एंटर होते बहादुरगढ़ से और डबवाली सिरसा तक 4 लेन सड़क, 4 लेन सड़क के साथ साथ रेल की लाइन, क्योंकि रेल की लाइन इस कॉरिडोर पे जब तक जो है ये महम से लेकर और हासी तक ये जो स्ट्रेच है, इस पे जब तक रेल की लाइन नहीं बिछेगी तब तक वो पूरी इस कॉरिडोर पे सिरसा तक जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। तो रेल की लाइन बिछे, 4 लेन का हाईवे बने, साथ में औद्योगिक विकास के केंद्र बने, स्थापित किए जाएँ। उसी कड़ी के अंदर जो IMT रोहतक की स्थापना की गई थी, उसी कड़ी में IMT मदीना प्रस्तावित था जो इस सरकार ने खारिज कर दिया। और रेल और रोड के साथ साथ हासी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मैंने मंजूर कराया था बतौर सांसद, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के समकक्ष दूसरा हवाई अड्डा ये महम के नाम से था, मगर ये महम से लेकर मुंडाल तक, जिसमें 3 जिले टच होते थे, भिवानी, हिसार और रोहतक। इस एयरपोर्ट जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से पूरा गुड़गांव विकसित हुआ, ये पूरा इस तरफ का हरियाणा इस एयरपोर्ट से विकसित होना था, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जितना बड़ा एयरपोर्ट, NCR का दूसरा एयरपोर्ट। उसके साथ साथ हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर उस समय हमने कराया था, जब 2012 के अंदर ये मंजूर हुआ, जब UPA की सरकार थी। तो ये पूरा कॉरिडोर जो अब जाके बीच में कभी एक फ्लाइट, जो हिसार पे थोड़ा बहुत काम हुआ है जिसमें बीच में कभी एक फ़्लाइट शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। महम का एयरपोर्ट चला गया नोएडा के अंदर, जेवर के अंदर, वो स्थानांतरण हो गया। इस रेलवे लाइन पे लगभग 7 साल इस सरकार को हो गए, तो 7 साल के बाद भी अभी 80% की रिपोर्ट आई है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये रेलवे लाइन जल्दी समाप्त हो। कहने का मतलब, मैंने जो पूरा इस कॉरिडोर को लेके जिस विजन के साथ हम चले थे वो इसलिए बताया कि महत्वपूर्ण है लोगों को समझना कि इस सरकार का कोई विजन नहीं रहा। कितना नुकसान हो गया हरियाणा का, ये सारी चीज़ें आती तो पूरे हरियाणा में फ़ायदा होता। बहरहाल कम से कम ये रेल लाइन जल्दी बने और लोगों को इस रेल से राहत मिल सके। टीम दीपेंद्र का जिक्र आता है, खास करके जो कोविड का जो सेकंड वेव आई उसमें बेहतरीन काम किया गया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन सवाल ये भी जानना चाहते थे आपसे, सरकारें कई बार काम नहीं कर पाती, जो संस्थाएं काम करती हैं या आपकी टीम ने जो काम कर दिया, अमूमन कितना फंड्स इस पर खर्च हुआ होगा आपका? देखिए, फंड्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सबका आपसी सहयोग। ये एक जो हमने अपना इंसानी फ़र्ज़ निभाया, और इंसानी फ़र्ज़ निभाने के लिए मैंने सभी अपने साथियों से अपील करी, जो भी यथासंभव यथा सामर्थ्य को कंट्रीब्यूट कर सकता है और सामने आ सकता है वो आए। हमने हेल्पलाइन बनाई हरियाणा के अंदर, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ जो हमारे साथ वाले इलाके हैं, वहाँ से भी लोग आए कि हम अपने अपने ज़िलों में मदद करना चाहते हैं। और उस हेल्पलाइन में लगभग 500 के करीब नौजवान उस हेल्पलाइन से जुड़े, अपने एक एक ज़िले में, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20। उन सब ने अपना पुरुषार्थ किया। जो आप कह रहे हो कितने फंड्स है, वो पुरुषार्थ उसकी वो अनमोल है। मेहनत करी दिन रात, प्रशासन के साथ मदद लेने की ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन से मदद ली, प्रशासन से लड़ने की ज़रूरत पड़ी किसी मरीज़ के, उसकी परिवार के लिए, तो उससे लड़ाई लड़ने का काम इन लोगों ने किया। हमने पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 25 से 30 हज़ार ऐसे पेशेंट्स थी जिनकी कॉल्स
बिल्कुल, मैं आपके ट्विटर की टाइमलाइन भी देख रहा था। विनोद दुआ की बेटी हैं मल्लिका दुआ, उन्होंने भी एक दिन आपको ट्वीट किया था, उनकी मदर के लिए कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी, तो मैं उसका स्पेशली आपको, आपकी टीम दीपेंद्र को और आपको उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, तो लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ में आपसे संपर्क किया। हाँ, लोगों ने किया और हमने भी इंसानी फ़र्ज निभाया। कोई किसी को भी हमने किसी दृष्टि से नहीं देखा कि भाई ये कौन से प्रदेश का है, कौन से देश का है, कौन सी विचारधारा का है, कौन से कहीं कहाँ, जो जिसकी हमारे पास कॉल आई, हमने अपना जी जान लगा के कोशिश करी। मेरा मानना है, जैसे मैंने आपको कहा 25 से 30 हज़ार लोगों की हमने मदद, इनमें से 7,000 लोगों की तो ठोस मदद हुई, जो रिकॉर्डेड मदद हम लोगों की तरफ, कोई कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, दवाई पहुंचाने की बात हो, किसी को जो है दाखिला, अस्पताल में दाखिला, वेंटिलेटर बेड में दाखिला दिलाने की, आईसीयू में दाखिला दिलाने की बात हो, तो ये काम किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने 250 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, जो आपको अभी दिखाएंगे भी, जिसका लास्ट बैच अभी जाएगा, जो कि हरियाणा के जो CHCs हैं, ताकि ग्रामीण अंचल में और जो छोटे शहरों के कस्बों के अस्पताल हैं, बाकी बड़े शहरों में तो सरकार ने भी ऑक्सीजन पहुंचाई, शुरू में तो नहीं पहुंची मगर बाद में सरकार ने पहुंचाने का काम किया, मगर कम से कम छोटे कस्बे और जो गांव थे उनकी CHCs में और छोटे अस्पतालों के अंदर हमने 250 करीब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पहुंचाने का काम किया, तब ताकि कम से कम तीसरी वेव के अंदर, दूसरी वेव में जो मरीज़ थे उनको राहत मिले, और तीसरी वेव यदि भगवान ना करे कभी आए, अगर मगर ऐसा परिस्थिति आती है तो हमें तैयारी तो करनी होगी, और तैयारी में कोई ऐसा ना हो कोई बच्चा कि छोटे शहर में कोई हरियाणा के बच्चा है, अपने गांव के नज़दीक है, तो उसको कम से कम वहीं पे अपनी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर सुविधा, मतलब जो प्रिकॉशंस सरकार ले सकती थी, लेने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए। आपकी टीम सोच रही है कि अगर थर्ड वेव अगर आ जाती है तो कम से कम प्रिकॉशन के तौर पे वो चीज़ें रहें। देखिए, मैं मानता हूं कि भाई सबको अपना अपना योगदान देना है। सरकार भी अपनी तरफ से जो कर सकता है, कर सकती है, कर रही होगी। हालांकि हरियाणा की सरकार ने, क्योंकि इसको, डॉक्टर साहब का बयान आया था सर वैक्सीनेशन को लेकर, पिछले दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी, उन्होंने कहा धीरे धीरे इंजेक्शन लगाएं, केजरीवाल को सलाह दी थी उन्होंने। आप इसमें ये जो बयान है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 हर रोज़ लगाएं, ताकि 2 लाख अगर टीके आए हुए हैं प्रदेश में तो 4 दिन चलें, ताकि ये शोर ना मचे, टीके ख़त्म हो जाएं। मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि हर जान कीमती है। अगर आप एक दिन पहले लगा दोगे टीका तो उसकी 70% पहले ही टीके से जो है वो इम्यूनिटी आ जाती है, 70%। तो आप लगाओ, उसी दिन लगाओ, आप लगा सकते हो, तो आप क्यों लटका रहे हो ताकि आपकी लंबी चले। तो ये रवैया जो था, ये मैं समझता हूँ कि सही नहीं था। जो सरकार का जो रवैया था, राजनीतिक दृष्टिकोण से रवैया बनाया गया था, लोगों की जान बचाने के दृष्टिकोण से। एक आखिरी सवाल दीपेंद्र जी ये था कि किसान भी इस वक्त थोड़े नाराज़ हो रहे हैं और ट्यूबवेल को लेके बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, तो किसानों में बड़ी नाराज़गी है। देखिए, ट्यूबवेल को लेकर हम पहले कह चुके हैं, या आपने किसानों से पैसे ले लिए, ट्यूबवेल कनेक्शन के सारे जमा करा रखे हैं किसानों ने, और ये आपकी जब से सरकार है, पिछले साल भी ये मुद्दा था ट्यूबवेल का, तब भी ये आश्वासन आया था कि भाई हम कर जारी करेंगे, हमने ठेका छोड़ दिया, तब तक जारी। अब वो कंडीशन और लगा दिया आपने साल। तो ये जो ट्यूबवेल्स हैं सरकार को, किसान को देने चाहिए, जिनसे सिक्योरिटी ले रखी है सरकार ने सिक्योरिटी ली थी ना, तो सरकार इस प्रकार के जो है ऐसे नियम बनाकर उस बात को ना करे बाधित, और जिससे सिक्योरिटी ले रखे उसको ट्यूबवेल कनेक्शन मिला। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए।